नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। क्या कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा भारत वैक्सीनेशन में पिछड़ गया है? दावा किया जा रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत ने शुरू किया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करते हुए भारत ने दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन भी भेजी थी। बावजूद इसके कि जब भारत में 2 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है और भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में स्थित है, बावजूद भी भारत में वैक्सीनेशन पिछड़ गया है। और भारत में दूसरी लहर के कई जिम्मेदारों में से वैक्सीनेशन का पिछड़ना भी एक जिम्मेदार तथ्य माना जा रहा है। दरअसल 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन देने का भारत सरकार ने फैसला किया और ये वो आयु वर्ग है जो कामकाजी वर्ग होता है, जो बाहर निकलता है, और यही सुपर स्प्रेडर भी बन गया। इस चीज़ को परखने में सरकार से चूक हुई, भारत के जो टास्क फोर्स बने हैं उनसे चूक हुई और उसका नतीजा ही भारत में दूसरी लहर के रूप में सामने आया है। देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने इस आयु वर्ग को भी वैक्सीन देने का तो फैसला कर लिया, लेकिन इस आयु वर्ग के 45 करोड़ लोग भारत में मौजूद हैं और उसके साथ साथ 45 से लेकर जो अंतिम आयु वर्ग होता है 80-90, वहाँ तक भी वैक्सीन देना है। अब सवाल ये है कि भारत में अगर हमें तीसरी लहर को रोकना है तो देश में कम से कम 70 से 80 करोड़ लोगों को टीका लगाना पड़ेगा और आज की तारीख में भारत में 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया है। इसमें से 2 डोज पाने वालों की संख्या 4 करोड़ के आसपास है। सवाल ये है कि जब तक 70 से 80 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक देश में हार्ड इम्यूनिटी कैसे पैदा होगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसे हम विडंबना कहेंगे कि सरकार के जिम्मेदारों ने इस चीज़ पर विचार नहीं किया। यहाँ समन्वय की कमी दिखी, यहाँ वैक्सीन डिप्लोमेसी फेल होती हुई दिखी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कहावत है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। जब हमारे देश में ही वैक्सीन की कमी थी तो हमने दुनिया के 70 देशों को वैक्सीन क्यों दी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब हम उनको सेकंड डोज भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे विदेशों में भी हमारी आलोचना हो रही है। तो ये सब एक नीतिगत विफलता है जिसकी जिम्मेदारी लेने से सरकार बच नहीं सकती। आज तमाम सरकार की ओर से प्रेस रिलीज जारी हो रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को टीका लगा है, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं बताती कि अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है और भारत की 130 करोड़ है। उस आबादी के अनुपात के प्रतिशत को सरकार क्यों नहीं बता रही है? सरकार के समर्थक क्यों नहीं बता रहे हैं? अमेरिका ने अपने 60% से ज़्यादा लोगों को 2 वैक्सीन लगा दी है। इजराइल 80% लोगों को 2 वैक्सीन लगा चुका है। ब्रिटेन 60% लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। यूरोपीय यूनियन के तमाम देश, बेल्जियम, जर्मनी से लेकर फ्रांस, वो अपने 40 से 50% लोगों को वैक्सीन के 2 डोज दे चुके हैं। हमने 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन के 2 डोज दिए हैं, जो कि 1 से 2% है। ये आंकड़ा सरकार क्यों छुपा रही है? आबादी के अनुपात में जब तक सरकार हकीकत को स्वीकार नहीं करेगी तब तक कोरोना की तीसरी लहर को आने से हम कैसे रोकेंगे? आज भारत के कम से कम 8 राज्यों को ग्लोबल टेंडर कॉल करने पड़े। जब राज्यों को अधिकार दे दिया गया तो राज्यों को वैश्विक टेंडर निकालने पड़े, यानी दुनिया भर की वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भी उन्होंने आमंत्रित किया है कि आप यहाँ पे आइए और हमको वैक्सीन दीजिए, जिसमें अमेरिका की मॉडर्ना और फाइज़र भी शामिल है, जॉनसन एंड जॉनसन भी शामिल है। ये नौबत क्यों आई कि राज्यों को वैश्विक टेंडर निकालने पड़े, और उसमें से कई बीजेपी शासित राज्य भी हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ग्लोबल टेंडर कॉल किया है। यानी कि जब केंद्र सरकार वैक्सीन देने में विफल रही तो राज्यों को मजबूर होना पड़ा कि उनको ग्लोबल टेंडर कॉल करने पड़े। इनमें महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वैश्विक टेंडर कॉल किए हैं। सवाल यही है कि जब मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन 90 से 95% एफिकेसी है तो आपने उस समय उनको तवज्जो क्यों नहीं दी? अब आप तर्क में ये कहेंगे कि -40 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको कैसे मेंटेन करते, गांव-गांव तक कैसे पहुंचाते? देखिए साहब, कोरोना
अभी भी 70% शहरों में है। भारत की जो टॉप सिटीज़ हैं वो इसका केंद्र बनी हुई हैं। इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, कोच्चि से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, ऐसे तमाम शहर, चंडीगढ़। अगर इन बड़े शहरों में जिनकी लाखों करोड़ों की आबादी है, यहाँ पर तो फाइज़र लाई जा सकती थी, यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हो सकता था, लोग इसे खर्च करके अपनी जेब से लगवाते। लेकिन आपने अपनी वैक्सीन पॉलिसी के तहत इनको उस समय महत्व नहीं दिया। फाइज़र ने अपना दिया हुआ आवेदन वापस ले लिया, जिसका परिणाम अब देश भुगत रहा है। ये एक सरकारी विफलता थी भारत सरकार की, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब 80 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन कब देंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इसका ठोस जवाब अभी तक सरकार की ओर से नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार बार बार एक ही बयान दे रही है कि वैक्सीन पर्याप्त है, राज्यों में इतने डोज उपलब्ध हैं, और राज्यों के बयान आ रहे हैं कि कई राज्यों ने अपना 18 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन ही शुरू नहीं किया है क्योंकि उनके पास वैक्सीन ही नहीं है। तो महाराष्ट्र के एक मंत्री का बयान आया कि हम मुंबई को 3 हफ्ते में वैक्सीनेटेड कर देंगे अगर हमें वैक्सीन मिल जाए। अरविंद केजरीवाल ने 3 महीने की बात कही है। ये वो 3 महीने हैं जिसमें अगर देश को ठीक ढंग से वैक्सीन मिल जाए, युद्ध स्तर पर इसका उत्पादन हो। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे 5 से 7 करोड़ का प्रोडक्शन करता है, तो भारत बायोटेक सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ वैक्सीन ही महीने में बना पा रहा है। ये देश के लिए चुनौती है कि जो देश अपना अंतरिक्ष यान अब भेजने की तैयारी में है, मंगल पर जा चुका है, विश्व का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर बनने की दावे कर रहा है, विश्व की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, क्या वो देश अपने यहाँ फार्मूला होने के बावजूद भी वैक्सीन नहीं बना पा रहा है? जो देश दुनिया की 70% वैक्सीन सप्लाई करता है, वो अब अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन समय पे नहीं दे पा रहा है। ये देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये एवरेस्ट 1000 बार फतह करने से ज़्यादा बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा, युद्ध स्तर पर लेना पड़ेगा, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, तभी देश तीसरी लहर से बच पाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।